वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लैब में ए ग्रेड लेना कैसे पॉसिबल हो सकता है या वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको फॉलो करके आप लैब के अंदर ए या फिर बी प्लस या अच्छी ग्रेड ले सकते हैं, ना कि आप बिलो द एवरेज ग्रेड्स की तरफ मूव करें। एक्चुअली लैब में और थ्योरी में फ़र्क बज़ाहिर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि थ्योरी के अंदर 2 या 3 क्रेडिट और हैं और जस्ट क्लास लेनी है और एग्ज़ाम दे देना है। जबकि लैब में 1 क्रेडिट और का सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर 3 घंटे की परफॉर्मेंस है या 3 घंटे की एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी में स्टूडेंट को जब वो कैलकुलेशन करते हैं ये यार 3 घंटे की थ्योरी पे एफर्ट कर ले तो बेहतर है, जबकि लैब के ऊपर अगर इग्नोर भी कर दे तो शायद काम चल जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल सिनेरियो नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल सिनेरियो नहीं है। और इस सिनेरियो में जब हम बात करते हैं कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जो कि ए ग्रेड ले सकते हैं, तो कई मरतबा रिजल्ट हमारे लिए बड़े एस्टोनिशिंग होते हैं, बिकॉज जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं थ्योरी में कम मार्क्स ले रहे होते हैं, लैब के अंदर वो अच्छे ग्रेड ले जाते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, आज जब हम रीजंस की बात करेंगे और डिफरेंट पैटर्न्स की बात करेंगे जो स्टूडेंट बिहेवियर के ऊपर अप्लाई होते हैं, या फिर वो कौन कौन से टैक्टिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप ए ग्रेड्स मिनिमम आप ले सकते हैं लैब के अंदर। ओके, थ्योरी में एक्चुअली हमारे पास जो टैक्सोनॉमी यूज़ होती है या जो स्टूडेंट को मार्किंग कैपेबिलिटी यूज़ होती है, उसको हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। ऑल्दो इसके नाम को सुनने की या इसको समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात बताता चलूँ कि थ्योरी के अंदर हम लोग कोग्निटिव लेवल को चेक करते हैं। कोग्निटिव लेवल क्या है कि स्टूडेंट को कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग आई है, कितनी अच्छी उसकी रिमेंबरिंग है, वो अप्लाई कितना कर सकता है अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को, और अप्लाई के अलावा एनालिसिस कितना कर सकता है, या फिर अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए ऑल द एस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन नॉलेज गौर कीजिएगा, या फिर अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए कैसे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकता है। वो जो क्रिएशन है वो रिसर्च बेस्ड भी हो सकती है, वो ऑल्दो आपका कोई एआई के बेस्ड प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो आप न्यू क्रिएट करें अपने नॉलेज के ऊपर। मतलब सारा नॉलेज बेस्ड चीज़ चल रही है। ऑन द अदर हैंड जब हम लैब की बात करते हैं तो लैब के अंदर हम लोग 3 पैरामीटर हैं जो स्टूडेंट को पॉलिश करवा रहे होते हैं, जिसकी तैयारी करवा रहे होते हैं। एक फैक्टर ऑफ कोर्स थ्योरी का पोर्शन है, जहां हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट एटलीस्ट इतने मार्क्स ज़रूर ले या इतनी एफर्ट ज़रूर करे कि वो कहीं पर इंफॉर्मेशन को मिसमैच ना कर सके। ठीक है, तो मिनिमम इज द थ्योरेटिकल पोर्शन जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट को फोर्स करते हैं। उसके बाद जो मेजर पोर्शन हमारे पास है दैट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन या परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट की करते हैं। परफॉर्मेंस से मकसद क्या है कि जो स्टूडेंट लैब में आकर जो बेसिक पर्पस है एक्सपेरिमेंटेशन का, वो एक्सपेरिमेंट कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सेकंड लेवल जो मैक्सिमम एवेल्यूशन करते हैं परफॉर्मेंस की होती है। तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, एक प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया। इन दो पोर्शंस के अलावा जो हमारी पर्सनालिटी का थर्ड पार्ट होता है दैट इज एन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को डिस्क्राइब करें तो ये क्या है, ये आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, किस तरीके का आपका बिहेवियर है, हैबिट्स किस तरह की क्रिएट हुई हैं, आप नेचुरली सेफ साइड पर मूव करते हो कि नेचुरली आप डिजास्टर की तरफ मूव करते हो। क्या आप लैब में आते हुए सेफ्टी कोट पहन कर आ रहे हैं या सेफ्टी वायर्स या फिर केमिकल से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल बिहेवियर है। कई लोग क्यूरियोसिटी के केस में कोशिश करते हैं जानबूझकर चीज़ों को टच करें या फिर उनको डैमेज करने की तरफ लेके जाएं। ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है। तो थर्ड रिस्पॉन्स जो हम लोग लैब में जज कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट का बिहेवियर है। 3 बातें होंगी। नंबर 1 इज कोग्निटिव दैट इज थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। नंबर 2 इज प्रैक्टिकल जो आपके परफॉर्मेंस से चेक कर सकते हैं। नंबर 3 इज अफेक्टिव डोमेन जिसमें हम बिहेवियरल रिस्पॉन्स कहते हैं। अब हमने अपने लैब के जो एवेल्यूएशन है उसको डिफरेंट 3 तो पार्ट्स हो गए। इन 3 पार्ट्स को हम लोगों ने मेजरेबल वैल्यूज में कन्वर्ट किया है। मेजरेबल वैल्यूज के अब हम ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं जो आजकल लैब करवा रहा हूं दैट इज अ केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स 1। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट में जो लैब चल रही हैं उनके अंदर तमाम एक एनालॉजी है, वो सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि जितने भी परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर स्टूडेंट को कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, उन सब के सीएल लॉज की जो स्टेटमेंट है वो मोर और लेस सेम है। ठीक है, इट मीन्स अगर आप इस वीडियो को सही बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो अगले 4 साल की या 3 साल की आपके जो लैब्स हैं वहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। अब हमने क्या किया कि 3 मेजर जो एस्पेक्ट्स थे स्टूडेंट के लाइफ के, इसको हमने डिफरेंट मेजरेबल क्वांटिटीज़ में या मेजरेबल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किया। इन मेजरेबल स्टेटमेंट्स को हम लोग क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं।
ठीक है, तो इसको हम CLO से मेंशन करते हैं। हर लैब के अंदर, जो भी आपकी लैब हो, हर लैब के अंदर एटलीस्ट 6 CLOs हैं या मैक्सिमम 6 CLOs हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर फ्लूइड फ्लो की लैब होगी तो आप यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड लिखा हुआ, बिकॉज हम थर्मोडायनेमिक्स की लैब कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो का एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। सेपरेशन प्रोसेस है तो यहाँ सेपरेशन आ जाएगा। एनर्जी इंजीनियरिंग है तो एनर्जी इंजीनियरिंग आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है तो इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो लैब आप कर रहे हैं, तो ये जो कीवर्ड्स आपको कॉमन नजर आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम उस कीवर्ड्स को चेंज कर देते हैं और मोर और लेस तमाम CLO सेम रहते हैं। Okay, for example, first one is describe the operation of thermodynamics relevant equipment and corresponding experimental results। ठीक है, यहाँ पे describe का वर्ड बताना है आपने, समझाना है आपने कि जो आपके experimental results आए थे वो किस तरीके से actual data से validate कर रहे हैं। This is the PLO1। अच्छा, हर CLOs, अब यहाँ पर 6 statements आपको नजर आ रही है, CLO1, CLO2, 3, 4, 5 and 6, ये 6 measurable quantities हैं। हर CLO को फिर हमने प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ मैप किया हुआ है, यानी कि अगर CLO1 को मैं कोई मार्क्स स्टूडेंट के लगाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो PLO1 के आपके ट्रांसक्रिप्ट में मार्क्स चले जाएंगे। अब ये बजाय स्टूडेंट को पता तो नहीं होता कि मेरी एवैल्यूएशन क्या हो रही है, लेकिन हम लोग जो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अंदर जो हमारा सारा फोकस है वो स्टूडेंट को लर्निंग के ऊपर होता है, वो स्टूडेंट को अवेयरनेस पे है कि उसको पता हो कि उसके मार्क्स किस बेस पर आ रहे हैं या किस बेस पर कट रहे हैं। तो अब आपको पता चला कि अगर मैं CLO1 लैब का कवर कर रहा हूँ, मोर और लेस तमाम लैब्स का जो हमारे डिपार्टमेंट में हो रही है, तो आपका PLO1 कवर हो जाएगा, ठीक है। अब PLOs की ये लिस्ट है, PLO1 एक CLO के साथ मैप हुआ हुआ, फिर PLO4 है, 8 है, 10 है, 9 एंड 12 है। ये 12 PLOs हैं जो 2024 के स्टूडेंट्स तक अप्लाई हुए हैं। 25 के स्टूडेंट पे इनकी जो क्वांटिटी है वो 11 होगी, बट मैपिंग मोर और लेस सेम होगी हमारे पास, मतलब जो 12 है वो 11 हो जाएगा, जो 9 है वो मे बी 8 हो जाए। एक PLO को चेंज कर दिया पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, बट अभी इनकी क्वांटिटीज 12 है। ओके, अच्छा, अब PLO के बारे में बताने लगा था आपको कि PLO जो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पर 6 PLO हम लोगों ने मैप किए हुए हैं और हर PLO एक CLO के साथ मैप हुआ हुआ है। सो व्हाट विल हैपन कि एट द एंड ऑफ द 4 ईयर ऑफ योर डिग्री, जब आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेने जाएंगे, सो यू विल केम टू नो कि आपकी 2 ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगी। एक ट्रांसक्रिप्ट तो होगी आपके CGPA बेस के ऊपर, जो 4 में से आपको कुछ मार्क्स आ रहे होंगे, और दूसरी ट्रांसक्रिप्ट होगी जो PLO ट्रांसक्रिप्ट होगी। PLO ट्रांसक्रिप्ट में जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने PLOs को जो 1 फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको इंजीनियरिंग नॉलेज से हम लोग मैप करते हैं, इसको इंजीनियरिंग नॉलेज कहते हैं। एंड PLO 12 हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिसाल के तौर पे है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने हमें स्टेटमेंट दिए और उनके नंबर दे दिए 1 to 12 तक, ठीक है। तो अब PLO1 अगर आपका वीक है, कंप्लीट नहीं है, उसमें आपके 100 में से एटलीस्ट 50 मार्क्स नहीं है, तो वो क्लियर नहीं होगा। CLO पे आमतौर पे होता है कि स्टूडेंट के लेट्स सपोज 40 मार्क्स भी आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ ग्रेड मिल जाता है, C+ या फिर B+ के ऊपर, कुछ जो टीचर की मर्जी वो ग्रेडिंग कर लेते हैं, उस ग्रेडिंग के ऊपर वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। बट PLO के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर आपके 50% मार्क्स आना लाजमी है। अगर वो 49 भी हुए तो वो मार्क्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसलिए एफर्ट करना लैब में ज़रूरी है, बिकॉज 6 CLOs अपीयर हो रहे हैं, उन 6 CLOs के साथ 6 PLOs हैं, तो वो PLOs आपके ट्रांसक्रिप्ट में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। तो अगर आप इनको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस शो कर देते हो, अपने लैब के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, तो आपका एंड पे 6 PLOs है जो कि क्लियर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो ये तो इसकी बेनिफिट पता चल गया कि आप इसको 1 क्रेडिट और ना समझें, इसको आप अपने डिग्री की लेट होना भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके PLO क्लियर नहीं होंगे तो व्हाट वी विल डू के स्टूडेंट चले जाते हैं, जब वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेने जाते हैं एग्जामिनेशन ब्रांच में, तो उनको पता चलता है कि आपकी CLO तो क्लियर है, आपका CGPA 3.2 या 3.4 आया हुआ है, बट आपकी PLO या कोई एक PLO कम है उसमें मार्क्स, ठीक है। अब वो कैसे क्लियर करें? फिर वो स्टूडेंट देखता है कि वो PLO किस सब्जेक्ट में अपीयर हुआ था और वो फिर रिपीट करके या कोई असाइनमेंट के थ्रू उस PLO को कवर करता है। इट मीन्स को 1 से 2 महीने ना इस एक्टिविटी में लग जाते हैं। तो आप उस एक्टिविटी में जाने से पहले वाई डोंट के आपको पता हो कि वो PLO मेरा कहाँ अपीयर हो रहा है और मैं इसको बेहतरीन टाइम है अभी ड्यूरिंग स्टडी में उसको कवर कर लूँ। अच्छा, CLO1 जो डिस्क्राइब यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, उसको हमने नोट किया हुआ कॉग्निटिव डोमेन से। कॉग्निटिव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की डोमेन है, तो इसको जो लेवल इसका 1 इज रिमेम्बरेंस, सेकंड 1 इज अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ आपके रट्टा हमने चेक नहीं करना, यहाँ आपकी एक्सप्लेनेशन चेक करनी है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन या जो डेफिनेशन पढ़ी अपनी लैब के अंदर इक्विपमेंट को समझते हुए,
उस डेफिनेशन को अपने रिजल्ट्स के ऊपर या अपने इक्विपमेंट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक होगी। CL01 ये हो गया। Then CL2 performance experiment related to the thermodynamics following the guideline of the operating manual। आपको ऑपरेटिंग मैनुअल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऑपरेटिंग मैनुअल के अगेंस्ट आपने परफॉर्मेंस करनी होती है। ओके, इसके ऊपर साइकोमोटर जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, इसका जो लेवल है दैट इज अ लेवल 3 यूज किया हुआ है। लेवल 1 होता है कि आपको एक बात बार बार समझाई जाए और आप देन एबल हो कुछ काम करने के, बट वी हमारी अंडरस्टैंडिंग नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो स्टूडेंट FSC कर आया हुआ है उसको पता है कि लैब के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कैसे करना है। वो एक प्रैक्टिकल बुक को कंप्लीट करके यहाँ पर आया हुआ है, तो वो बेसिक नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से उसको अवेयरनेस है या नो हाउ है। तो पॉइंट 1 जहाँ पर उसको बताया जाए, बार बार समझाया जाए, इमिटेट किया जाए, करके दिखाया जाए, वहाँ से निकल के हम लोग सेकंड लेवल आ जाता है। सेकंड लेवल पर स्टूडेंट को बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और या फिर इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है और फिर वो परफॉर्मेंस करता है। थर्ड लेवल पे है कि ना स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन के अलावा हम लोग उसको एक लैब मैनुअल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लैब मैनुअल प्रोवाइड करते हैं कि तो स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम उसको इंस्ट्रक्शन मिल गई, उसको फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट शो करके भी दिखा दिया, नाउ ही हैज सम मैनुअल। उसने मैनुअल को रीड करना है, मैनुअल को रीड करके जो आपको प्रीवियस ट्रेनिंग दी गई थी उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस शो करनी है। दैट इज अ थर्ड लेवल, इसको प्रिसीजन लेवल कहते हैं। प्रिसीजन का मतलब हुआ, प्रिसीजन कहते किसको है कि रिजल्ट का दोबारा सेम वैल्यू के ऊपर अपीयर होना। एक्चुअली हमारे पास एक की कॉपी होती है, की कॉपी के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्रिसाइजली या कह लें एक्यूरेटली परफॉर्म हुए होते हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट परफॉर्मेंस करके लेके आता है, सो व्हाट वी डू, हम अपने कॉपी के साथ उस रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, या हमें अवेयरनेस होती है कि स्टूडेंट या इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ माल फंक्शनिंग हो गई है या मेंटेनेंस हो गया, इसको वजह से रिजल्ट चेंज हो गए हैं, तो उन रिजल्ट की हमें पहले इंफॉर्मेशन होती है या हमारे पास एक चीट शीट बनी होती है। उस चीट शीट के साथ हम लोग स्टूडेंट के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन बताता है या रिजल्ट्स बताते हैं कि स्टूडेंट ने जो परफॉर्मेंस की है वो एज पर मैनुअल गाइडलाइन की है या नहीं की, ठीक है। तो अब अगर जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेहतरीन करेगा मैनुअल को फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, टीचर के इंस्ट्रक्शन या लैब अटेंडेंट के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, तो वो लैब की परफॉर्मेंस के आप साइकोमोटर डोमेन में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर लेगा। फाइन। अब थर्ड लेवल की बात करते हैं। ओके, थर्ड CLO की बात करूं तो दैट इज रिलेटेड टू एन इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन इन स्टूडेंट के या किसी भी पर्सन के बिहेवियरल रिस्पॉन्स को इंडिकेट करता है। अगर आप यहाँ पर देखें, आप इसकी स्टेटमेंट क्या है, कंप्लाई विद इंजीनियरिंग एथिक्स व्हाइल परफॉर्मिंग लैब रिलेटेड एक्टिविटीज। लैब रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होती हैं कि आपको ग्रुप परफॉर्मेंस में शो किया गया तो आप ग्रुप में परफॉर्मेंस शो करें? नो नो। ओके, थर्ड CLO इज रिलेटेड विद इफेक्टिव डोमेन, और इफेक्टिव डोमेन में हम वैल्यूइंग चेक कर रहे हैं। वैल्यूइंग अगेन एक थर्ड लेवल है इफेक्टिवनेस का, कि स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि पहला इज रिस्पॉन्डिंग, सेकंड वन इज इसके अंदर रिस्पॉन्डिंग के अलावा ओके थर्ड CLO की बात करें तो थर्ड CLO इज द इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, कंप्लाई विद इंजीनियरिंग एथिक्स while performing lab related activities। ये PLO 8 से लिंक कर रहा है, मैपिंग हो रही है, और इफेक्टिव डोमेन है। इफेक्टिव डोमेन एक्चुअली बिहेवियरल रिस्पॉन्स स्टूडेंट का इंडिकेट करता है, और इसके लिए जो मार्किंग हमारी है या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो वैल्यूइंग की है। इट मीन्स इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे, तो हमने थर्ड कैटेगरी पे रखा है। पहला होता है कि स्टूडेंट ने जस्ट सुन लिया है बात को, ठीक है, उसने आगे से सुनना जस्ट एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। सेकेंड इसके सुनने के बाद कुछ रिस्पॉन्स भी शो किए है। मतलब कि अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसने उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स दिया कि आई विल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस समथिंग लाइक दिस, और हम लैब मैनुअल या लैब के अंदर सेफ्टी इंफॉर्मेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट लैब में परफॉर्म करवाते हैं, तो क्लियरली बताते हैं कि क्या आपके पास हैजर्ड्स हैं या क्या डिफरेंट केमिकल्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उनसे एग्री होता है, दैट इज अ रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा। थर्ड वन इज वैल्यूइंग, कि जो उसने इन्फॉर्मेशन ली है वो उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई मशीन मूवेबल पार्ट्स हैं तो वो चेक कर रहे हैं हाथ लगा कर कि क्या मूवेबल होने के बाद क्या मेरे कोई फिंगर डैमेज तो नहीं हो रहा, या अगर कोई हॉट सरफेस है तो बजाय कि वो थर्मामीटर से चेक करे कि टेम्परेचर क्या चल रहा है, वो जस्ट हाथ लगा के चेक करता है कि यार टेम्परेचर कितना चल रहा है।
तो ये जितनी अगर वो सेफ्टी से अवे मूव होगा, दैट मीन्स वो वैल्यूइंग से हमारे अवे मूव कर रहा है। तो लैब परफॉर्मेंस एक्टिविटी में मिसाल के तौर पर गैस का कोई प्रेशर चेक करना है, कोई कंप्रेसर लगा हुआ है, तो बजाय कि आप प्रेशर गेज से चेक करो, आप जस्ट ओपन नोजल करके चेक करते हो और प्रेशर हाई निकलता है, और जितने इक्विपमेंट या कोई पर्सन साथ होता है वो उसको सेफ्टी डैमेज होने के चांस हो जाते हैं। तो वैल्यूइंग में आज के परफॉर्मेंस करते हुए आपको ऐसी सेफ्टी को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे जहाँ पर हम कहें कि एक हैजर्ड क्रिएट हो गया या एक्सीडेंट क्रिएट हो गया। तो ये आपके पास इफेक्टिव डोमेन है। CLO4 है इफेक्टिवली कम्युनिकेट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, अगेन दैट इज आल्सो इफेक्टिव। इसको हमने कहा है रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये वैल्यूइंग से नीचे लेवल की हमारी रिक्वायरमेंट है CLO4 के अंदर। इफेक्टिवली कम्युनिकेट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनती है कि आपने परफॉर्मेंस किया, और परफॉर्मेंस करने के बाद आपने एक ग्रुप ने एक डाटा लिया, दूसरे ग्रुप ने डाटा लिया, तीसरे ने लिया, चौथे ने लिया, और एक ग्रुप को फील हुआ यार मेरा एक्सपेरिमेंट जो ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो उसने क्या किया, बजाय कि वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है या कि टीचर से डिस्कस करता है या लैब इंस्ट्रक्टर से आकर डिस्कस करता है कि मेरे रिजल्ट बाकियों से मैच नहीं करते, उसने बाय डिफॉल्ट खुद ही क्या किया कि अपने रिजल्ट्स को चेंज कर लिया, जो बाकी ग्रुप से उनसे मैचिंग कर ली। अब होना क्या चाहिए था, एथिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिजल्ट आपने नोट किए हैं आप उनको रिकॉर्ड में लेके आए, और अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्शन करें। लेकिन किसी वजह से बिहेवियरल बैड हैबिट्स की वजह से उसको आदत थी चीटिंग करने की, तो बजाय कि वो अपने करेक्शन करता, उसने चीटिंग के ऊपर अपने एम्फोसाइज किया, और एम्फोसाइज करने की वजह से न्यू रिजल्ट्स नोट करके टीचर को शो कर दिए। अब ये रिस्पॉन्डिंग है कि उसने एक चीज ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद नोट की, और फिर वो आगे अपना रिजल्ट या अपना बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी शो किया, दैट इज रिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करते हैं, जैसे आपको बताते हैं कि चीट शीट बनी होती है कि स्टूडेंट क्या सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। कई मतलब इस तरीके से होता है कि स्टार्ट जब लैब होती है तो हमने प्रॉपरली मेंटेन की होती है, स्टूडेंट उसको परफॉर्मेंस करते हुए कुछ मॉल फंक्शनिंग कर देते हैं, तो पहले 3-4 वीक में रिजल्ट ठीक आते हैं, और बाकी वीक के अंदर रिजल्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक आना शुरू हो जाते हैं, या क्या इनकोरेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। इन दैट केस स्टूडेंट की देखते हैं पहले वाले लोग जो थे लाइक थे, वो ग्रुप के अंदर स्टूडेंट जो थे वो लाइक थे, वो उनके रिजल्ट कॉपी कर लेते हैं, एंड वी नो कि चौथे वीक में हमारा कोई थर्मामीटर डैमेज हो गया, या फिर कोई बेल्ट है जो लूज हो गई है, या जो प्रेशर सेंसर है वो ठीक परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, कोई मालफंक्शन हमें पता चल जाता हो चुकी हुई है, और स्टूडेंट हमें एक्यूरेट रिजल्ट आकर दे देता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं आप उनको प्रॉपरली वही रिस्पॉन्ड करें, और अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन के पोर्शन में मेंशन करो कि यार पहले जो ग्रुप थे उनमें ये परफॉर्मेंस प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की है, और इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने अपनी जो सजेशंस है वो टीचर को या रिलेटिव पर्सन को प्रोवाइड कर दी हुई है, ठीक है। या अगर कोई डेविएशन आ रही है, देयर इज अ चांस, कई मतलब इस तरह होता है कि गर्मियों में या कह लें कि सेमेस्टर स्टार्ट के अंदर जो सितंबर का मंथ होता है, वीक होता है, वहाँ पर थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 या 28 के राउंड अबाउट होता है। ऑन द अदर हैंड जब ग्रुप्स शफल करते हुए वही एक्सपेरिमेंट नवंबर के मंथ में करते हैं तो टेम्परेचर हमारा 18 के या 20 के राउंड अबाउट मूव कर जाता है, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर वेरी कर जाता है। इस एम्बिएंट टेम्परेचर वेरी होने की वजह से जो एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस है वो वेरी हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट हमें जो रिस्पॉन्स ला के देता है वो सितंबर वाला है, तो इट मीन्स कोई मसला हो गया है, उसने सही परफॉर्मेंस नहीं की, या फिर उसने अपनी चीटिंग का फेज को लेके चला। यहाँ पर एक ये भी केस होता है कि कई बार स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करके लेके आए, परफॉर्मेंस करके लेके आए, और हमें पता चले कि आपने खुद से अपनी वो स्किल्स डेवलप कर ली हुई है, तो बजाय कि स्टूडेंट वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, वो जाता है अपने ग्रुप मेट्स के पास जिन्होंने पहले किया होता है, और वो लाकर हमें दे देता है, एंड वी नो कि ये पर्सन एब्सेंट था और इसने परफॉर्मेंस भी नहीं की लैब पे, तो उसको फिर जीरोस लगना शुरू हो जाते हैं। तो PLO 8-10 के अंदर यहाँ पर आपके मार्क्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने अपने रिजल्ट्स के अंदर कुछ वेरिएशन की। CLO 5 पार्टिसिपेट एक्टिवली एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप मेंबर इन लैब रिलेटेड एक्टिविटीज। आमतौर पे लैब्स के अंदर ग्रुप्स बना दिए जाते हैं फर्स्ट वीक के अंदर, जो मिनिमम या मैक्सिमम 3 मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 से 3 लोगों का एक ग्रुप होता है। तो आमतौर पे होता ये है कि कुछ लोग स्टार्ट वीक में एब्सेंट होते हैं, तो उनके ग्रुप इस तरीके से बन जाते हैं कि वो कहते हैं मुझे उस स्टूडेंट के साथ या उस पर्सन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। ये अगेन बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, आपको अच्छा लगना ना लगना, आपका किसी के साथ क्लैश होना, या अंडर प्रेशर आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, दैट इज अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स।
अब इंडस्ट्री में अगर आमतौर पर आप जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ड्यूटी लगती है वो हो सकता है वीक 1 मंथ में एक जगह पर हो, शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं। और शिफ्ट में जब काम कर रहे होते हैं आपको पता है जो रात को जब बंदा जागता है पूरे हफ्ते तक, और तो आपकी जो बिहेवियरल है उसके अंदर एंग्जाइटी आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ मतलब ऐसा होता है कि मंथ वाइज आपकी जो रोटेशन होती है, आप पहले एक सेक्शन पे काम कर रहे हो तो फिर दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर नए लोग होते हैं। अच्छा, जो आपका बॉस होता है या जो मैनेजर्स होते हैं वो आपके बिहेवियरल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको मल्टीपल ग्रुप्स में भेजते हैं ताकि आप उन सब की इंफॉर्मेशन अपने अंदर अब्जॉर्ब करें। आपको पता हो कि कौन पर्सन किस तरीके से बात करता है, कैसे उससे काम निकलवाना है। तो ये हमारा एक लैब का रिक्वायरमेंट है जो हम स्टूडेंट में चाहते हैं कि उसकी लाइफ में इंक्लूड हो जाए, लेकिन वो रेजिस्ट करता है। वो कहता है जी मैंने तो उस ग्रुप के साथ काम नहीं करना, मेरे तो वो फ्रेंड नहीं है, मुझे 4 ग्रुप बनाकर एक और ग्रुप में इंक्लूड कर दें। तो यहाँ पर उसका ग्रुप इंडिविजुअल या ग्रुप में वर्किंग की कैपेसिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है, उसके मार्क्स वहाँ पे कटना शुरू हो जाएंगे। तो आमतौर पे होता है कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं हम देखते हैं कि वो प्रॉपरली ग्रुप में इकट्ठे काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 3 लोग काम का ग्रुप था, उनमें से एक काम कर रहा है, 2 लोग अलग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग अलग काम कर रहे हैं किसी और के साथ, उनकी फिर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज अ थर्ड या फिफ्थ पीएलओ जो लैब में पीएल होगा। और इफेक्टिव डोमेन दैट इज अ वैल्यूइंग अगेन। आपने जस्ट इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब नहीं करनी या रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि आपको जो बात बताई गई है आपने उसके ऊपर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आपने शो करना है कि जो बात मुझे बता दी गई थी अब मैं उस पर अपने ग्रुप में रह के काम कर रहा हूँ और प्रॉपरली काम कर रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव कि वो बॉयज़ का ग्रुप है या गर्ल्स का ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है या आपके एनिमीज तो मैं नहीं कह सकता, या आपके अनवांटेड फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। तो दैट इज CLO5 जो लैब में असेस होता है। इसके बाद CLO6 है। CLO6 का पहले लेवल चेक कर लेते हैं। ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ये देखें परफॉर्म का वर्ड आ रहा है, लैब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। और इसके लिए जो डोमेन है दैट इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के बाद जो लेवल है डोमेन का दैट इज एन आर्टिकुलेशन, लेवल 4 है। ये लेवल 4 पहले जो प्रिसीजन का लेवल 3 था उससे अबव है, ठीक है, दैट इज लेवल 4। अब इट मीन्स कि जो आपकी नॉर्मल रेगुलर लैब के अंदर जो कैपेबिलिटी क्रिएट हो चुकी हुई है, अब आपने उससे नेक्स्ट लेवल में परफॉर्मेंस करनी है। ना आपको ना कोई लैब मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा, ना आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ना आपको कोई बंदा आके कह लो कि आके सेट पे खड़ा होगा, बट वी विल बी आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो, परफॉर्मेंस के ऊपर आर्टिकुलेशन लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अच्छा, लैब मैनुअल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बट यू नो के इक्विपमेंट को ऑपरेट कैसे करना है, यू नो के इक्विपमेंट के लिमिटेशन क्या है, यू नो के इक्विपमेंट के एप्लीकेशन क्या है। इन एप्लीकेशन लिमिटेशन या प्रोसीजर को ज़हन में रखते हुए आप न्यू एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके परफॉर्मेंस करते हैं। अब ये देखें इसकी स्टेटमेंट, परफॉर्म अ न्यू एक्सपेरिमेंट ऑन थर्मोडायनेमिक्स इक्विपमेंट आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द रेलिवेंट लिटरेचर। कि आपने अब परफॉर्मेंस करनी है एक्सपेरिमेंट की, एक न्यू एक्सपेरिमेंट की ऑन द बेस्ड ऑफ अ रेलिवेंट लिटरेचर और या उन इक्विपमेंट पे जो आपको लैब में प्रोवाइड किए गए हैं। ये PLF12 है आपके पास। जब आप PLF12 करते हैं तो आपकी नेचुरली आर्टिकुलेशन में आ जाता है कि आपने कैसे बिहेव करना है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप जब आपको क्लासरूम प्रोवाइड किया जाता है, मिसाल के तौर पर पहली बार तो आपको बताया जाएगा क्लासरूम R1 कौन से फ्लोर पे है और कहाँ किस लोकेशन में मौजूद है, ठीक है। आप जाते हैं किसी से R1 आपने पढ़ लिया बट यू डोंट नो R1 है कहाँ पे, आपने किसी से पूछा, उसने बताया R1 ना उस कॉर्नर में मौजूद है, वहाँ पे चले जाएं। तो आपने R1 का पहली मरतबा फाइंड आउट किया, बट R1 के पास जाने के 2 वेज थे। अगर मैं आपको रफली जस्ट एक क्विकली बताता हूँ, ये R1 क्लासरूम है, दैट इज योर एंट्रेंस पॉइंट एंड देयर इज अ गार्डन। तो R1 पे जाने के 2 वेज हैं। नंबर 1 कि आप राइट हैंड साइड से चले जाएं, नंबर 2 आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से चले जाएं, ठीक है। तो अब इस R1 तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 वेज आ गए हैं, तो आपको जहन में आ गया R1 पे जाना है, ठीक है। आपको बताया बंदे ने, यार एक किस दिन पूछा, उसने कहा इधर चले जाओ R1 में चले जाओ, दूसरे ने कहा लेफ्ट हैंड चले जाओ, दोनों R1 पे लेके जाएंगे आपको, क्लासरूम नंबर 1 में लेके चले जाएंगे। तो आपको 2 to 3 टाइम रेपिटेशन से आपको पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है। 4th डे जब आप आते हैं लैब क्लासरूम में या अपने डिपार्टमेंट में एंटर होते हैं, तो आपको किसी को कोई आपको बताता नहीं है कि आपने R1 कहाँ पर है और कहाँ पर जाना है। सो व्हाट यू डू, आप नेचुरली आते हो, एंटर होते हो डिपार्टमेंट में और टाइम देखते हो कि जी क्लास का टाइम हो चुका हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेशन पे नेचुरलाइजेशन के थ्रू विदाउट
एनी एक्सटर्नल हेल्प आप वहाँ पर जाते हैं और रूम में अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं। तो प्रिसीजन से ऊपर जो लेवल है दैट इज एन आर्टिकुलेशन, कि जहाँ पर आप किसी की हेल्प के बगैर परफॉर्मेंस करेंगे। और परफॉर्मेंस का मतलब है कि बाय हैंड कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। थैंक्स टू चैट जीपीटी और अदर सॉफ्टवेयर, जो एआई सॉफ्टवेयर जो मौजूद है, स्टूडेंट क्या करते हैं आमतौर पे, यहाँ पर आपको एक लिमिटेशन में बता देता हूँ। वो एक एक्सपेरिमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है या एक्सपेरिमेंट का नाम या इक्विपमेंट का नाम चैट जीपीटी में डालते हैं और कहते हैं जी इस इक्विपमेंट के रिलेटेड मुझे एक न्यू एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके दे दो जो इस पीएलओ की स्टेटमेंट जो यहाँ दी हुई है इससे मैप करता हो। चैट जीपीटी कहता है जो का मेरे आका, वो आपको ऐसे कोई थ्योरेटिकली जबरदस्त किस्म के एक्सपेरिमेंट बनाकर देता है जो हमारी लैब में नहीं हो सकते। फाइन, स्टूडेंट को जब हम टाइम देते हैं 2 वीक्स का, कि लास्ट 2 वीक्स में आपने परफॉर्मेंस करनी है, CLO 6 पे काम कर रहे हैं, और 2 वीक्स के बाद जो वो स्टेटमेंट ला कर देता है, पता चलता है हमें कि उसने बंदे ने ना लैब में काम किया है, और जो वो हमारे पास थ्योरेटिकल काम लेकर आएगा, जो CLO 6 के रिजल्ट लेकर आया, वो हमारी लैब में पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग में वहाँ पर स्टूडेंट को 0 मार्क्स अवार्ड होते हैं। ठीक है, अब ये हमने अवार्ड नहीं किए, स्टूडेंट ने खुद चीटिंग के थ्रू या खुद बैड रिस्पॉन्स के थ्रू या अपने परफॉर्मेंस को डाउन करते हुए वो लिए हैं। फाइन, तो आपको पास CLO की स्टेटमेंट, उसके अगेंस्ट PLO की मैपिंग, PLO के अगेंस्ट डोमेन्स एंड डोमेन्स के अगेंस्ट उनकी जो डोमेन लेवल है वो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं ग्रेडिंग पॉलिसी की। ग्रेडिंग पॉलिसी जो डिपार्टमेंट ने में प्रोवाइड की हुई है वो मैं आपको बताऊँ तो वो कुछ गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस आपको नीचे नज़र आ रही हैं। लेट मी, मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। ओके जी, ये वो गाइडलाइंस हैं जो हमें डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कर दी हैं। यहाँ टीचर को जो लैब टीचर होता है, लैब इंचार्ज होता है, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। वो क्या है कि कोग्निटिव में 10 to 30% की रेंज टीचर के पास है कि कोग्निटिव के वो चाहे तो 10% मार्क्स रख सकता है, या 20 या 30 या 15, 10 to 30 की एक रेंज टीचर को प्रोवाइड कर दी गई है। साइकोमोटर जो एक मेजर पार्ट है एक्सपेरिमेंट का, परफॉर्मेंस का पार्ट है, उसकी रेंज 50 to 80% है। ठीक है, अब इसमें आपके रेगुलर एक्सपेरिमेंट भी आ रहे हैं और साथ में ओपन एंडेड का एक्सपेरिमेंट भी आ रहा है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट मिला के साइकोमोटर की जो टोटल रेंज है या जो इवेल्युएशन रेंज है वो 50 to 80% रखी गई है। इफेक्टिव डोमेन की रेंज जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए, उसकी रेंज 10 to 30% है कि टीचर देखते हुए कि अगर स्टूडेंट फाइनल ईयर का है तो वो उसका अगर बिहेवियर या स्टूडेंट्स का बिहेवियर डेवलप हो चुका हुआ तो वो में भी कम ग्रेडिंग रख सकता है, इसकी कम मार्क्स रख सकता है। और अगर टीचर देखता है कि नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट को बार बार कह लें कि गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको एक मेजरिंग आंसर पता होना चाहिए कि अगर मैं बिहेवियरल रिस्पॉन्स ठीक नहीं करूँगा तो वहाँ मार्क्स करेंगे, तो वो इसकी रेंज 30 भी रख सकता है। ठीक है, कि टीचर को ओपन एंड दिया हुआ डिपार्टमेंट ने, तो 10 to 30 कोग्निटिव, 50 to 80 साइकोमोटर एंड 10 to 30 इफेक्टिव। ये ग्रेडिंग पॉलिसी है जो टीचर्स को प्रोवाइड की गई है। ओके, इस ग्रेडिंग पॉलिसी के अगेंस्ट व्हाट वी डू कि हम जो हर टीचर अपने अपने ग्रेडिंग पॉलिसी के मार्क्स डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब ये मार्क्स जो हैं, हर मार्क्स जो वेटेज जहाँ 8% शो किया हुआ है, ये CLO के साथ मैप होते हैं। फॉर एग्जांपल CLO 1 है तो मैंने अपने सब्जेक्ट के लिए उसकी वेटेज 20% रखी है। CLO 2 के लिए परफॉर्मेंस की वेटेज 50% रखी है। कंप्लाई विद इंजीनियरिंग एथिक्स वाइल परफॉर्मिंग लैब रिलेटेड एक्टिविटीज, इसकी जो वेटेज है 5% रखी है। इफेक्टिवली कम्युनिकेट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, उसकी वेटेज 10% है। पार्टिसिपेट एक्टिवली एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप मेंबर इन द लैब रिलेटेड एक्टिविटीज, इसकी वेटेज 5% है। एंड परफॉर्म न्यू एक्सपेरिमेंट ऑन थर्मोडायनामिक्स इक्विपमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द रेलिवेंट लिटरेचर, उसकी वेटेज 10% है। तो अब देखें, साइकोमोटर 50 + 10 60% वेटेज साइकोमोटर की है, 20% वेटेज मेरी कोग्निटिव डोमेन की है, 20% वेटेज मैंने रखी हुई है इफेक्टिव डोमेन की वेटेज रखी हुई है। तो इस वजह से हर टीचर अपनी ग्रेडिंग पॉलिसी बनाता है और वो स्टूडेंट को बता देता है। नाउ यू नो कि अगर मुझे CLO 1 में PLO 1 को अचीव करना तो वेटेज कितनी लूँगा तो कि वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अब डिस्क्राइब का वर्ड है मिसाल के तौर पर। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट अच्छा डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइब को एवेल्यूएट करने के डिफरेंट वेज हैं। वाइवा के थ्रू हो सकते हैं, शॉर्ट क्विज के थ्रू हो सकते हैं, लॉन्ग क्विज के थ्रू हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू हो सकते हैं।
या फिर स्टूडेंट को इक्विपमेंट पर ले जाकर वहाँ पर उनसे वाइवा लिया जाए कि आप इस इक्विपमेंट का बताएं, यानी कि डिफरेंट वेज हो सकते हैं CLO1 स्टूडेंट का थ्योरेटिकल नॉलेज ऑन दैट एक्सपेरिमेंट को मेजर करने का। परफॉर्मेंस के लिए सेम एक्सपेरिमेंट ये है कि वो परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से करे। अच्छा, अब ये जो वेटेज है, इस वेटेज को मेजर करने के लिए हमारे पास रूब्रिक्स होते हैं। रूब्रिक्स क्या है? इन मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कि अगर स्टूडेंट बहुत बेहतरीन पास करेगा, मार्क्स परफॉर्मेंस करेगा तो उसके 100% मार्क्स हैं, कम करेगा तो वो मार्क्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहेंगे। अब मैं आपको रूब्रिक्स शो करता हूँ। ये रूब्रिक्स ऑफ द असेसमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वर्क है ये, और ये तमाम लैब्स पे अप्लाई होता है। हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी लैब्स हैं उनमें ये रूब्रिक्स अप्लाई होते हैं। तो अगर आप इन रूब्रिक्स को फॉलो कर लेंगे या समझ लेंगे तो इट मीन्स कि आपके 4 साल के लैब जो है वो वन टाइम में गो अहेड की तरफ मूव कर सकते हैं। जो सेशन 2025 है उनको बताता चलूँ दोबारा कि यहाँ पर PLOs की जो नंबर लिखा हुआ वो नंबर चेंज होगा न्यू के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज जो रूब्रिक्स का वे है, आई बिलीव, आई ट्रस्ट एक्चुअली कि ये हमने बहुत इवेल्युएशन के बाद, मल्टीपल असेसमेंट या रिस्पॉन्स स्टूडेंट के लेने के बाद, टीचर्स आर्गूमेंट्स के बाद, टीचर रिस्पॉन्स लेने के बाद ये डेवलप किया है, प्रॉपरली डेवलप किया है। तो ये नियर फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो आपको भी बता दिया जाएगा। तो आपके जस्ट PLO नंबर चेंज होंगे, ये रूब्रिक्स चेंज नहीं होंगे। इसलिए इसको एक मरतबा समझ लेंगे तो आपके अगले 3 साल जो डिग्री के हैं वो इजीली आप उसको लेके चल सकते हैं। CLO1 इज नॉलेज बेस्ड। तो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया मेंशन है आपके पास वर्टिकली कॉलम के अंदर, और नेक्स्ट कॉलम में उसकी वेटेज है कि अगर स्टूडेंट एक्सीलेंट परफॉर्म करता है तो उसका मतलब क्या है? हैज कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर ये स्टूडेंट डिस्क्राइब प्रॉपर्ली कर देता है तो टीचर के पास कोई रीजन नहीं है कि वो नंबर काटे, तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट है। अब आपको बताया कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन में हम स्टूडेंट को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप टीचर से पूछ सकते हैं मेरी गलती कहाँ पर है, मेरे नंबर क्यों कटे हैं, वो क्या रीजन थी जहाँ पर मेरे मार्क्स जो है वो रिड्यूस हुए हैं इन CLO1 वाइवे के अंदर, या फिर कॉपी के अंदर, नॉट कॉपी के अंदर, वाइवे के अंदर, या फिर क्विज के अंदर, या फिर आपके शॉर्ट क्विज या लॉन्ग क्विज के अंदर। ठीक है, अगर हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन तो हम उसको गुड कंसीडर करेंगे। उसको आधी बातों को पता है, आधी बातों को नहीं पता। अगर इक्विपमेंट की 4 से 10 एप्लीकेशन इंडस्ट्री में आती हैं और मुझे 2 बातें बता सका तो हम उसको एक्सीलेंट नहीं कहेंगे, इसको गुड कैटेगरी में रखेंगे, तो वहाँ मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। सेटिस्फैक्ट्री क्या आएगा? हैज लिमिटेड नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। उसको पता है कि यार ये इक्विपमेंट क्या है, क्या काम करता है, तो लेकिन वो उसको डिस्क्राइब सही तरीके से कर नहीं पा रहा। दैट इज अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल। तो अगर आप चेक करें यहाँ पर भी हमने उसको अबव एवरेज 6 मार्क्स पे रखा है। अभी वांट कि आपका PLO अचीव हो जाए, तो ऐसा स्टूडेंट जो प्रॉपर्ली यहाँ तक भी परफॉर्मेंस कर देता है उसको हमने 6 मार्क्स पे रखा है। और अगर वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस सीख रहे हैं, डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इक्विपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, तो वो पुअर ग्रेडिंग में आएगा। वो इक्वल टू 4 के लेस देन 4 उसको मार्क्स मिलेंगे इन दैट एक्सपेरिमेंट या इन दैट असेसमेंट। परफॉर्मेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। नंबर 1 इज प्रिपरेशन एंड ऑपरेशन, सेकंड वन इज एक्विजिशन। प्रिपरेशन में बात करें तो प्रिपेयर या ऑपरेट्स द इक्विपमेंट एज पर द मैनुअल गाइडलाइन। आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग P3 लेवल की डोमेन है या लेवल है जो स्टूडेंट से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को ऑल्दो हम लोग हेल्प आउट करते हैं, पहले हम लोगों ने 0 लेवल पे या कह लो इक्विपमेंट को रेडी किया होता है। अब स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो प्रॉपरली इसको रन करे। तो अगर वो प्रॉपरली रन करता है या देखते हैं कि क्या उसने पहले मेन स्विच ऑन करके बिजली का बटन ऑन किया, या पहले उसने मिक्सर का बटन ऑन किया, मिक्सर बटन ऑन करने के बाद बिजली का बटन ऑन किया, मेन स्विच ऑन किया। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। पहले क्या होना चाहिए? पहले आपके पास मेन स्विच ऑन हो, देन आपके पास मिक्सर का देख लें टर्न ऑन है या ऑफ है, देन आपके पास जो मिसाल के तौर पर मिक्सिंग करनी है 2 कंपोनेंट की, तो वो प्रॉपरली प्लेस होने चाहिए, उनको प्रॉपरली कवर होना चाहिए, स्पिलेज ना हो। ठीक है, ये स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लेवल्स हैं जो गाइडलाइन प्रोवाइड किए थे मैनुअल के अंदर। अगर सब कुछ ठीक कर रहा है तो एक्सीलेंट है, आधा ठीक किया था गलत किया है, जहाँ पर कुछ एक्सीलेंट तो नहीं हो रहा लेकिन परफॉर्मेंस समझ आ रही है कि वो ठीक लेवल पर पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम उसको गुड में कंसीडर करेंगे। अगर सेटिस्फैक्ट्री है कि वो खुद खड़ा हुआ, उसके फ्रेंड जो है सारे हेल्प आउट करते हैं, वाइवा के लिए टीचर आते पूछता है जी आप कैसे आपने किया, तो वो जस्ट कहता है जी मुझे तो नहीं पता इन्होंने किया है, तो इट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर 0 मार्क्स आ रही है। ये कह लें सेटिस्फैक्ट्री है, कुछ जवाब दे दिया कुछ नहीं दिया, तो आप सेटिस्फैक्ट्री या पुअर में कंसीडर करेंगे। एट एग्जीक्यूशन, अगर जैसे आपको पहले डिस्क्राइब किया टोटली डिटेल के अंदर के जो इक्विपमेंट जैसा हो उसका डाटा जो आपके पास आ रहा है उसको प्रॉपर्ली नोट करें। मिसाल के तौर पे कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिन पर डिफरेंट प्रेशर सेंसर लगे हुए हैं। एक प्रेशर सेंसर पर
पास्कल में यूनिट है, एक में बार में यूनिट है, एक में एटमॉस्फेयर में यूनिट है। तो प्रॉपर्ली इनको पता किस इक्विपमेंट पे या किस प्रेशर सेंसर पे क्या वैल्यू नोट करनी है। टेम्परेचर सेंसर पे आमतौर पे होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में आते हैं यूनिट्स, और फिर केल्विन में भी मौजूद होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस स्केल में प्ले कर रहे हैं। और यही जो गलती है, अगर आप डाटा एग्जीक्यूशन में नोट प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, तो फिर जब कैलकुलेशन यानी कि नोट कर लिया डाटा, व्हाट हैपन कि आपने वो डाटा लेकर घर गए हैं और आपको टाइम मिला है कि इसको आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके लें एक्सपेरिमेंट को, तो आपने यूनिट ही यूज़ नहीं किए थे, तो आपकी जितनी कैलकुलेशन होगी, फॉर्मुलेशन होगी या आपने यूनिट कन्वर्शन होगी, वो सारी की सारी रॉन्ग हो जाएगी। मे बी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो यूनिट होना है वो केल्विन के यूनिट हो और आप डिग्री सेंटीग्रेड नोट करके आए हो या आपने यूनिट ही ना लिखा हो, तो यू कैन अज्यूम कि यार वहाँ पर तो केल्विन ही होगा। अगर केल्विन में पूछा हुआ तो यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है या इक्विपमेंट तो बहुत अच्छा है, हम केल्विन में लिखेंगे, ऑल तो वहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इंडस्ट्री में भी ये डिफरेंट टेक्टिक्स रहती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस इक्विपमेंट से कौन सा यूनिट ऑब्टेन किया गया, वो प्रॉपर्ली लिखा हो। खाली डाटा नोट करना इज नॉट अ रीडिंग, इज नॉट अ डाटा एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर्ली सब कुछ किया है तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे इसके, और अगर आपने गुड लेवल पर किया है तो हम इसको रिजल्ट आइदर एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा तो फिर हम उसको ओके कर देंगे। सेटिस्फैक्ट्री लेवल तो उससे कम, और अगर बिल्कुल भी नहीं पता डाटा लिया कैसे है, पूछ लो भाई गलती से डाटा कहाँ से लिया, टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगा हुआ था, और वो कहता है जी टेम्परेचर सेंसर मेरे पास लेट्स सपोज के इक्विपमेंट के फ्रंट पे लगा हुआ था और एक्चुअली वो इक्विपमेंट के बाद में आ रहा था, तो दैट इज अ रॉन्ग वे, ठीक है। आप डाटा उसने नोट ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं डाटा लेना कहाँ से, जस्ट उसका फ्रेंड कर रहा था, उसने कॉपी किया और नोट करके आपके पास गया। एथिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जो CLO3 में है, दैट इज अ सेफ्टी मेजर्स एंड एथिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। दो बातें आ गई हैं। सेफ्टी मेजर्स में बताया था इंडस्ट्रियल अपने लैब सेफ्टी को प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है, किसी इक्विपमेंट में जो हैजर्डस हो या जो सेफ्टी कॉज कर सकता हो, कि जो एक्सीडेंटल की तरफ मूव करवा सके, थोड़ी सी नेग्लिजेंस जो प्रॉब्लमेटिक की तरफ मूव कर सके, तो वहाँ पर सेफ्टी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो अगर सबसे मिनिमम हम कहते हैं जी लैब कोट पहना हो, आपके जो शूज़ हैं वो क्लोज हों, और इसके अलावा अगर कहीं पे डस्टिंग वाला काम है तो आप फेस मास्क लगा के आएँ, और अगर कहीं पे केमिकल से प्ले करना है तो आपके पास अपने पर्सनल ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस या लिक्विड रेजिस्टेंस या एसिड रेजिस्टेंस ग्लव्स आपके पास होने चाहिए। थर्मल ग्लव्स या जो स्पेशल ग्लव्स है वो लैब में मौजूद होते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो रेगुलर आपने यूज़ करने हैं आपके हाइजीन की वजह से आप अपनी चीज़ें लेकर आएँ। अगर आप कर रहे हैं तो आपको हम प्रॉपर्ली मार्क्स फुल होते हैं, बट अगर ड्यूरिंग लैब वी ऑब्जर्व के आपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ नहीं है, टीचर साइड पे और लैब कोट उतार दिया या फिर बटन खोल के फेर रहे हैं शहजादों की तरफ, तो वहाँ पर फिर आप इट मीन्स के हैबिचुअल मसला है, आदतन आप खराब हैं, ठीक है। तो उस केस में मार्क्स कटते हैं। इसके भी डिफरेंट लेवल्स आप लोग देख लीजिएगा। एथिकल रिपोर्टिंग, रिपोर्ट प्रिपेयर द रिपोर्ट विद प्रोफेशनल एथिक्स, जो आपके पास टेबल मेंशन किए हुए हैं या जो इनिशियल रेटिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि एक एक्सपेरिमेंट जो सितंबर में हुआ हो उसके ऊपर एम्बिएंट टेम्परेचर डिफरेंट होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से सारी कैलकुलेशन वेरी हो सकती हैं, और जो एक्सपेरिमेंट नवंबर में हुआ हो उसकी डिफरेंट होगी। सिमिलर जो एक्सपेरिमेंट फरवरी में हुआ हो उसकी स्पेसिफिक के स्टार्ट में डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, जो लास्ट में मिड टर्म के बाद अप्रैल में जाके एक्सपेरिमेंट होगा उसकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। तो आपने ये नहीं करना कि कॉपी करना शुरू कर दें किसी परफेक्ट गाय को, आपने अपनी प्रॉपर रीडिंग को मेंशन करना है और उसको ही डिफेंड करना है। ओके, रिपोर्ट पार्शली प्रेशराइज्ड अगर है तो दैट इज अ गुड, चलो हम कहते हैं यार काम किया है, सब कुछ किया है, उसने नोट किया है, यूनिट ठीक नहीं लिखा था या कोई डेसिमल पॉइंट में फर्क था, वो बताता है, दो फ्रेंड उसके गवाही हैं या बाकी लोग कहते हैं जी किया है सब कुछ, तो हम कहते हैं ठीक हो गया जी। अदरवाइज लैब अटेंडेंट भी होते हैं, टीचर सुपरवाइजर भी हमें मौजूद होते हैं, तो हम भी गेस कर लेते हैं कि प्लेजराइज कितने हैं। आमतौर पे ऐसा भी होता है कि कई लोगों ने प्लेजराइज लिया होता है डाटा, यानी कि किसी एक स्टूडेंट का डाटा होता है जो अचानक क्लास में स्प्रेड हो जाता है, और वहाँ पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है टीचर के लिए कि किस स्टूडेंट को कंप्लीट मार्क्स मिले और किसको ना मिले। तो फिर हम इसको फॉलो अप करते हैं विद वाइवा। वाइवा से पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट ने ये डाटा बनाया है, और अगर कोई स्टूडेंट ने डाटा भी प्लेजराइज मिसाल के तौर पे ले लिया है और वाइवा भी अच्छा प्रिपेयर कर लिया और पास हो गया, तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गया है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको नंबर देने हैं। अगर आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर होके नंबर ले लेते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करो तो एथिकल रिजल्ट्स आज कम्युनिकेशन, क्लियर जस्टिफिकेशन, जो रिजल्ट्स आप लेकर आए उनको क्लियरली जस्टिफाई करें और उनके लिए फाइट करें कि वो रिजल्ट आपने खुद किए हैं, जो प्रॉब्लम आई है वो डिस्कस करें, ताकि
एट द एंड ऑफ द डे अगेन आप फाइनल कॉपी सबमिट करें और टीचर वहाँ पे आपके मार्क काट ले। आप टाइम टू टाइम उसको ओके करवाते रहें ताकि विद डेट, ये आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी स्टूडेंट की कॉपी मार्क नहीं हो रही वीकली बेस के ऊपर तो ये उसका फॉल्ट आएगा। टीचर क्योंकि अवेलेबल है या सुपरवाइजर अवेलेबल है तो उनका हमारा काम होता है कि आपको जो नेक्स्ट वीक आप लोग पिछले प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट लेकर आएंगे उनको मार्किंग करें। तो आपकी ड्यूटी है कि आप मार्किंग करवाएं, अदरवाइज ये आपके नंबर कटेंगे। ठीक है। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क का मैंने आपको बता दिया था कि प्रिपरेशन एक्टिवली एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप मेंबर, ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में बड़ी हेल्पफुल होता है। ये आपके एटीट्यूड को बहुत चेंज करता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड से या किसी बंदे से कैसे डाटा निकलवाना है, किस तरीके से उनसे मिलना है, बात कैसे करनी है आगे, बल्कि मिलना कैसे है, अपना डाटा शेयर कैसे करना है, दूसरे डाटा निकलवाना कैसे है, ये सारा टीम वर्क में आ रहा है। मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा कि आप किसी से अपना रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं। रिजल्ट कंपेयर करना नेचुरल थिंग है। हम देख रहे होते हैं कौन ठीक कर रहा है, कौन ठीक नहीं कर रहा, तो आप एटलीस्ट कंपैरिजन करें। लेकिन कंपैरिजन के बाद जो एक्चुअल डाटा आपके पास है वो आप विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क या विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल वर्क आप उसको क्लियर कर लें कि मेरे करने में गलती थी या इक्विपमेंट में मिस्टेक है या बाकी लोगों की मिस्टेक है। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इक्विपमेंट फॉल्टी होता है। वी नो कि इक्विपमेंट फॉल्टी है। होता कि एक्चुअली हम स्टार्ट में प्रिपेयर करके जाते हैं इक्विपमेंट को, आफ्टर 3 to 4 to 5 लैब्स स्टूडेंट उसको रफली यूज़ करते हैं और रफली यूज़ करने की वजह से कैलिब्रेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है एंड ऑब्जर्वेशन में आ जाता है क्या अब रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। सही है। तो अब इन दैट केस अगर स्टूडेंट ठीक काम करना शुरू कर दे तो इट मीन्स इक्विपमेंट गलत था, स्टूडेंट ने ठीक रिस्पॉन्स किया तो इट मीन्स स्टूडेंट गलत है। जो रिजल्ट आपको पता चल रहा है वो बताएं, लीस्ट काउंट के बारे में पता होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो आपके इंडिविजुअल वर्क में आपका ये पता बिहेवियर है कि आप टीम वर्क कितना कर रहे हैं, इंडिविजुअल कितना काम कर रहे हैं, और या अकेले आ रहे हैं या आदतन आप एब्सेंट होने के आदी हैं। ठीक है। ग्रुप आपका किसी के साथ बना, काम किसी के साथ कर रहे हैं तो आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। लास्ट में ओपन एंडेड लैब है कि आपके पास जब पहले 5 एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप मैक्सिमम स्किल्स ले लेंगे तो लास्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स में आपके ओपन एंडेड लैब एक्सपेरिमेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में अपनी सारी स्किल्स जो पैसे पहले आपने ऑब्टेन की हैं 14 वीक्स में उनको अप्लाई करेंगे लास्ट 2 वीक्स में। और ओपन एंडेड लेवल एक्सपेरिमेंट जो आमतौर पे टीचर के अप्रूवल से होता है कि आपने एक डाटा या आइडिया अपना लेकर आना है, टीचर अप्रूव करेगा, देन आप उस पर परफॉर्मेंस करेंगे। आपको प्रीवियसली बताया था कि चैट जीपीटी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, तो आप जब लेकर आएंगे हमें पता है कि इक्विपमेंट पे काम नहीं हो सकता। अगर वो हो भी सकता है तो मैं या टीचर कह सकता है कि आपने मेरे से अप्रूवल नहीं ली, आपने सेफ्टी को प्रॉब्लम को डिस्टर्ब किया है। कई मतलब ऐसा हुआ कि हमारे पास जो सेंसर्स थे वो वाटर बेस्ड सेंसर थे। ठीक है। स्टूडेंट ने चैट जीपीटी या गूगल से सर्च करके लेके आए कि हम वाटर के बजाय इथाइलिन या अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने उन टेम्परेचर सेंसर को डिफरेंट इक्विपमेंट में डिप कर दिया। अब वो सेंसर डिजिटल सेंसर्स थे और बड़े सेंसिटिव थे और एक्यूरेट थे, और स्टूडेंट के ओपन एंडेड के मिस बिहेवियर की वजह से, ये कहने प्रॉब्लम की वजह से वो हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो गया। और ग्लास वाले जो थर्मामीटर होता है उनमें तो आमतौर पर मसला नहीं होता, लेकिन थर्मोकपल हो जाए जो कि ओपन थर्मोकपल होता है, जहाँ पर जो कपल्ड वायर है वो ओपन होती है, वहाँ पर जंक्शन के डिस्टर्ब होने का बहुत खतरा होता है। तो आपने अप्रूवल ऑफ टीचर से काम लेना है। चाहे प्रेशर सेंसर हो, मिसाल के तौर पे कुछ प्रेशर सेंसर आपके पास गैस के लिए बने होते हैं, कुछ लिक्विड के लिए बने होते हैं, या कुछ में एक्यूरेसी प्रॉपर्ली नहीं आई होती, तो आपको पहले डिस्कशन के बाद अप्रूवल से काम करना है, ना कि जस्ट आपने काम करके ला के दे देना और टीचर कहेगा जी आपने किससे पूछ के काम किया, और वहाँ पे आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। अगर सारा काम ठीक किया प्लानिंग एंड सेटअप के साथ, देखिए ओपन एंडेड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्लानिंग एंड सेटअप, एंड सेकंड वन इज डाटा एग्जीक्यूशन। प्लानिंग एंड सेटअप के साथ कर रहे हैं तो अप्रूवल का काम कर रहे हैं तो आपको गाइडलाइन मिलती रहेंगी और आप अच्छा काम करेंगे और एक्सेलेंट में जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप जितना लो लेवल पे काम लेके चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल गुड कब है एज अ क्रिएटिव प्लान बट रिक्वायर्स हेल्प इंस्ट्रक्शंस इन प्रिपेयरिंग द सेटअप, तो ये वीकनेस में आ रहा है। बिकॉज जो प्रीवियस 14 वीक की आपको एक्सरसाइज करवाई हुई थी वो आप लास्ट 2 वीक्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सेटिस्फैक्ट्री कब होगा, हैज अ प्लान बट अनेबल टू प्रिपेयर द सेटअप, वो सेटअप भी नहीं प्रिपेयर कर पा रहा। पुअर, नो प्लान, नो एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अच्छा, इस पे 0 मार्क्स भी आ जाते हैं, यानी कि जस्ट ये नहीं कि पुअर के बाद आपकी ग्रेडिंग या 3, 4, 3, 1 होगी, यहाँ पर 0 मार्क्स भी मल्टीपल टाइम्स आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल लेकर आ गया जो कि ओपन एंडेड बहुत खूबसूरत और आइडियल और क्रिएटिव था, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। ओके, लास्ट पॉइंट इज डाटा एक्विजिशन। इसमें जो आपने रिजल्ट लिए हैं वो आपके प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो और वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से मैच करते हो। देखिए यहाँ पर ना
थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्ड आ रहा है, लिटरेचर रिव्यू का वर्ड आ रहा है, आपने जो काम नया करोगे वो ऐसा ना हो कि आप नया ही खराब करके ले आओ, बिकॉज हमारे पास कुछ ना कुछ रेफरेंस वैल्यूज तो होंगी। तो अगर लैब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होगा तो हमारे पास की शीट होती है, ठीक है। और अगर आपका डाटा जो है वो न्यू एक्सपेरिमेंट है, जो कि इक्विपमेंट सेम रखते होंगे, आपको चेंजेस करके नए रिजल्ट ले सकते हैं, तो देयर शुड बी सम रेफरेंस वैल्यू इन लिटरेचर जहां से अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट वन साइडेड रिजल्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो लास्ट में आपको ये बताना था। तो अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो लैब के अंदर ए आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको एक और बात बताता चलो, मुझे याद आई कि ग्रेडिंग दो तरह की होती है, एक रिलेटिव ग्रेडिंग होती है और एक आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। रिलेटिव ग्रेडिंग में हम थ्योरेटिकली टीचर्स अप्लाई करते हैं कि जहाँ पर कुछ स्टूडेंट को एज मिल जाता है, बाकी ए को बेस बनाते हुए बाकी को नीचे ग्रेड आ जाता है। लेकिन लैब के अंदर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मोस्टली चल रही होती है। यहाँ पर हो सकता है 50% से ज़्यादा क्लास अगर इन स्टेप को फॉलो करे और इन रूब्रिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे तो मोर देन 50% क्लास जो एज में जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि इतने एज होने चाहिए, इतने भी होने चाहिए, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है लैब के केस में, बार बार बोल रहा हूँ आपके पास। कुछ टीचर थ्योरेटिकल के केस में भी एब्सोल्यूट करते हैं, तो वो एक टीचर डिपेंडेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि जस्ट 2 ही एज आएंगे, 3 ही एज है या ए नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर आप लोग जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको नंबर लेने से कोई बंदा नहीं रोक सकता, बिकॉज आपके पास शीट के रूब्रिक के फॉर्म में है। आप टीचर से आर्गूमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी गलती ठीक कर सकते हैं, बिकॉज ये वन टाइम नहीं होगी। ये जितनी वैल्यूएशन है ये मल्टीपल टाइम हो रही होगी। अच्छा, अब वैल्यूएशन होगी कौन कौन से? मिसाल के तौर पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो किसी वीक के अंदर, तो ClO2 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ClO4 अभी एक्टिवेट नहीं होगा, देन ClO5 एक्टिवेट हो जाएगा, ClO3 एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि 2, 3 एंड 5 ClOs ड्यूरिंग परफॉर्मेंस एक्टिवेट हो जाएंगे। नंबर 1 परफॉर्मेंस ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, डाटा ठीक लिया कि नहीं लिया, एथिक्स या सेफ्टी को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नंबर लास्ट पे इंडिविजुअल या टीम वर्क है। ये आपके 3 ClOs परफॉर्मेंस के दौरान जज हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक आप आते हैं अपनी कॉपीज देखकर, तो टीचर आपका वाइवा लेते हैं और रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करता है, तो आपका ClO1 एंड ClO4 जज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हर वीक के अंदर डिफरेंट ClOs की एवेल्युएशन होगी, तो जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं उतने आपके मल्टीपल टाइम ClOs अपीयर होंगे। तो इट इज़ नॉट मीन कि आप वन टाइम किसी में प्रॉब्लम हो गई है तो वो आप लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहेगी। आप उससे समझें, गलती को सॉल्व करें और नेक्स्ट टाइम उसको बेस्ट वे में इम्प्रूव करके लेके आएँ। और आपके पास अगर ये रूब्रिक शीट मौजूद है तो यू नो कि मैंने किस डायरेक्शन में मूव करना है, जहाँ से मैं एज की तरफ मूव कर सकता हूँ। और ये जो एज मिलेगी अगेन, अगर आपके PLO में 100% या मोर देन 75% मार्क्स आते हैं और किसी और सब्जेक्ट के अंदर कोई PLO डिक्रीज होगा तो लैब का PLO उसको अप लेके जा सकता है और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका टोटल एग्रीगेट 50% ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो आपने लैब के 1 क्रेडिट और को बिल्कुल इजी नहीं लेना, इसमें प्रॉपरली और सिंसियरली और विद गुड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने परफॉर्मेंस करनी है। और आप देखेंगे कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैच कर जाए तो लर्निंग लेवल बहुत हाई चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स लैब। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखानी है मैंने। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक शीट बनाई हुई है स्टूडेंट्स के, मैंने इनका नेम हाइड किए हुए हैं। लैब 1 में जस्ट इंट्रोडक्शन था इंडिविजुअल फ्रेमवर्क में कि आपने ग्रुपिंग ठीक कर लिया, चीज़ें ठीक तरह की समझ ली हैं, तो दैट इज लैब 2 के अंदर आपने लर्निंग करनी है, तो आपका एथिकल बैकग्राउंड आ जाएगा, ClO3 आ जाएगा एंड ClO5 अगेन अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ClO3 प्लस ClO5 अपीयर हो जाएगा इस लैब के अंदर। लैब 3 जहाँ परफॉर्मेंस की बात थी, जो 3 अक्टूबर को हुआ है, 3 अक्टूबर को इंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट की गिवन थी, जो तो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दी गई थी। तो आपका ClO1 यहाँ जज हो गया, ठीक है, कितना आपने इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करके लेके जो आपके लैब 1 और 2 में बातें हुई थी। यहाँ पर देखें, जब स्टूडेंट्स का वाइवा लिए, इन्फॉर्मेशन ली, तो मुझे यहाँ पर इनकी डिफरेंट मार्क्स लगे हुए हैं। थर्ड या फोर्थ लैब की बात करें, लैब 4 आ गई मेरी, तो लैब 4 के अंदर देखें, पिछली लैब का वाइवा ClO1 आ गया, परफॉर्मेंस ClO2 आ गया, कॉपी जो पिछली लैब का लेकर आए हैं वो ClO4 की कॉपी आ गई है,
एंड पार्टिसिपेशन, टीम वर्क वो हर लैब में तकरीबन चल रहा होता तो वो आ गया। तो ये सारे मार्क्स बनने के बाद चाहिए टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे 10 रख रहा है, 15 रख रहा है, 10 रख रहा है, 5 जो भी दिल कर रहा है वो रख लेगा ऑन द बेसिस ऑफ के स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स कह लें या मैक्सिमम बच्चों की लर्निंग किस जगह पर हो रही है, वहाँ पे मार्क्स चेंज हो सकते हैं। जब ये सारे मार्क्स अकोमोलेट हो जाएंगे देन व्हाट वी विल डू कि हम अपने ग्रेडिंग पॉलिसी के अगेंस्ट, ग्रेडिंग पॉलिसी जो मैंने बनाई हुई थी उसके अगेंस्ट मैं परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हो सकता है जो एक CLO है उसके मार्क्स जो है वो मे बी अगर 10-10 नंबर के 20 नंबर के आपके 5 क्विज होते हैं तो 100% 100 मार्क्स बन जाएंगे CLO 1 के बस। बट उन 100% को मैं 20% से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 20 मार्क्स के अगेंस्ट आपकी इवैल्यूएशन होगी। तो मे बी अगर किसी स्टूडेंट के 100 में से 78 मार्क्स होंगे तो वो जब 20 के अगेंस्ट होगा तो 14 पॉइंट या 15 पॉइंट समथिंग उसके मार्क्स बनेंगे इन CLO 1। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट लैब्स में वैल्यूएशन करते हैं, देन उनको सम करते हैं, फिर अपने ग्रेडिंग पॉलिसी के साथ परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सम में जो रिजल्टेड आंसर होता है वो आपके टोटल मार्क्स होते हैं और उस बेस पे जो फाइनल मार्क्स होंगे तमाम लैब्स की सम करने के बाद वो आपके ग्रेडिंग में हेल्प आउट करेंगे। आई होप आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा और आई बिलीव कि इंशाल्लाह आपकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से आगे निकल जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्क्राइब समथिंग रिलेटेड टू इक्विपमेंट, जो हमारी लैब के अंदर मेजर इक्विपमेंट है उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कौन सी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।